दोस्तों, जी के विजुअल में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि भारत पर सबसे पहला सफल मुस्लिम आक्रमण कब और किसने किया था? आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जब 712 ईस्वी में अरबों ने भारत की ओर कदम बढ़ाए थे। चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी के दो मुख्य पात्र हैं। पहले हैं अल हज्जाज, जो अरब के तत्कालीन शासक थे और उन्होंने ही भारत पर आक्रमण की योजना बनाई थी। और दूसरे हैं उनके सेनापति, मात्र 17 से 18 साल के युवा योद्धा मोहम्मद बिन कासिम। कासिम ने साल 712 में सिंध के क्षेत्र पर हमला बोला, जो उस समय भारत का मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता था। जब कासिम सिंध पहुंचा तो उसका सामना वहां के राजा दाहिर से हुआ। दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें राजा दाहिर की पराजय हुई। इस जीत के बाद कासिम ने दाहिर की दो पुत्रियों, सूर्य देवी और परमल देवी को बंदी बना लिया। यहीं से भारत में अरब साम्राज्य के विस्तार की शुरुआत हुई। जीत के बाद कासिम ने भारत में पहली बार जजिया टैक्स लागू किया, जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। हालांकि इसमें ब्राह्मणों, विधवाओं और दिव्यांगों को छूट दी गई थी। सिर्फ टैक्स ही नहीं, अरबों ने भारत में दिरहम नाम के सोने के सिक्के भी चलाए, जिसने व्यापार के ढांचे को पूरी तरह बदल दिया। अरबों का आना सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं था। वे अपने साथ बेहतरीन नस्ल के अरबी घोड़े लाए। उन्हीं की वजह से सिंध में खजूर की खेती और ऊंट पालन की शुरुआत हुई। हैरानी की बात तो यह है कि आज हम जो मानसून शब्द इस्तेमाल करते हैं, वह भी अरबों की ही देन है। उन्होंने भारतीय ग्रंथों जैसे पंचतंत्र और चरक संहिता का अरबी में अनुवाद किया और भारतीय ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाया। प्रथम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम, 712 ईस्वी, सिंध का राजा। राजा दाहिर पहला टैक्स, जजिया मुख्य देन, खजूर, ऊंट पालन, मानसून शब्द। तो दोस्तों, यह था भारत पर अरब आक्रमण का इतिहास। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और जी के विजुअल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। दोस्तों, जी के विजुअल में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के उस पन्ने को पलटेंगे जिसने मध्यकालीन भारत की दिशा बदल दी। हम बात कर रहे हैं तुर्क आक्रमणकारी महमूद गजनवी की, जिसने 997 ईस्वी से 1030 ईस्वी के बीच भारत पर कई विनाशकारी हमले किए। इस कहानी की शुरुआत होती है अफगानिस्तान के गजनी से, जहां अल्पतगीन ने यामिनी राजवंश की नींव रखी। उसके बाद उसका दास और दामाद सुबुक्तगीन शासक बना, जिसने 986 ईस्वी में भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किया। सुबुक्तगीन का ही पुत्र था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी इतिहास का पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। उसे बुत शिकन यानी मूर्तियों को तोड़ने वाला भी कहा जाता है। लेकिन उसके भारत आने के मुख्य उद्देश्य क्या थे? भारत की अपार धन संपदा को लूटना, मूर्तियों को नष्ट कर अपनी धार्मिक ख्याति बढ़ाना और मध्य एशिया में अपने साम्राज्य का विस्तार करना। महमूद ने 1001 ईस्वी में वहिंद के प्रथम युद्ध में हिंदू शाही राजा जयपाल को हराया। इस हार के अपमान को जयपाल सह नहीं पाए और उन्होंने आत्मदाह कर लिया। इसके बाद उनके पुत्र आनंदपाल ने सत्ता संभाली, लेकिन 1008 ईस्वी में महमूद ने उन्हें भी पराजित कर दिया। महमूद का मुख्य निशाना भारत के संपन्न मंदिर थे। 1006 ईस्वी उसने हिमाचल के नगरकोट मंदिर पर हमला किया। 1012 से 13 ईस्वी मथुरा और उज्जैन के क्षेत्रों को लूटा। 1014 ईस्वी हरियाणा के स्थानेश्वर महादेव मंदिर पर हमला कर वहां की प्रसिद्ध चक्र स्वामी मूर्ति को नष्ट कर दिया। अब बात करते हैं उसके सबसे बड़े और विनाशकारी आक्रमण की, सोमनाथ मंदिर। 1025 ईस्वी गुजरात के तट पर स्थित इस मंदिर से महमूद ने भारी मात्रा में सोना और खजाना लूटा और पवित्र शिवलिंग को खंडित कर दिया। हालांकि लौटते समय जाटों ने उसका कड़ा मुकाबला किया और उसे काफी परेशान किया। जाटों को सबक सिखाने के लिए 1027 ईस्वी में महमूद ने भारत पर अपना अंतिम आक्रमण किया। अंततः 1030 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। महमूद के इन हमलों ने उत्तर भारत की राजनीतिक शक्ति को इतना कमजोर कर दिया कि भविष्य में मोहम्मद गोरी जैसे आक्रमणकारियों के लिए रास्ता साफ हो गया। महमूद के दरबार में कई महान विद्वान थे, जिनकी रचनाएं आज भी इतिहास का मुख्य स्रोत हैं। फिरदौसी, जिन्होंने शाहनामा लिखा, अल बिरूनी, जिनकी किताब तारीख ए हिंद
भारत का विस्तृत विवरण देती है। उत्पी, जिन्होंने तारीख ए यामिनी लिखी, विहाकी, तारीख ए सुबुक्तगीन के लेखक। तो दोस्तों, ये थी महमूद गजनवी के आक्रमणों की कहानी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो जी के विजुअल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऐतिहासिक सफर में। दोस्तों, इतिहास की इस विशेष क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस शासक की जिसने भारत में तुर्क साम्राज्य और मुस्लिम शासन की वास्तविक नींव रखी। हम बात कर रहे हैं मोहम्मद गौरी की, 1173 से 1206 के बीच के उस दौर की जिसने भारत के भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए शुरू करते हैं। गौरी वंश का उदय अफगानिस्तान के गौर इलाके से हुआ। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम था। भारत पर उसका पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान पर हुआ, जहां उसने कामयाबी हासिल की। लेकिन दोस्तों, 1178 का गुजरात आक्रमण उसके लिए एक सबक था। माउंट आबू के पास मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह हराया। यह उसकी भारत में पहली बड़ी हार थी। अब बात करते हैं उस समय के उत्तर भारत की। यहां दो बड़े प्रतिद्वंदी थे। एक तरफ दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें राय पिथौरा भी कहा जाता है। दूसरी तरफ कन्नौज के राजा जयचंद। इनके बीच की आपसी दुश्मनी का फायदा आगे चलकर गौरी को मिला। इसी समय पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी, जो उस दौर की अहम जानकारी देती है। इतिहास के दो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध, तराइन के युद्ध 1191, तराइन का प्रथम युद्ध, गौरी और पृथ्वीराज आमने सामने थे। पृथ्वीराज की सेना ने गौरी को धूल चटा दी और उसे जान बचाकर भागना पड़ा। लेकिन गौरी शांत नहीं बैठा। वह 1 साल तक तैयारी करता रहा और 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध में वापस आया। इस बार उसकी रणनीति और घुड़सवार सेना भारी पड़ी। पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और यहीं से भारत में तुर्क शासन का रास्ता साफ हो गया। इसी दौर में भारत में एक और बड़ी घटना हुई। प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गौरी की सेना के साथ ही भारत आए और अजमेर को अपना केंद्र बनाया। इसके बाद 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ, जिसमें गौरी ने राजा जयचंद को हराकर कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया। गौरी के सिक्कों की एक खास बात थी। उन पर एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति थी और दूसरी तरफ अरबी भाषा में लेख, जो उसके सांस्कृतिक समन्वय को दिखाता है। मोहम्मद गौरी ने भारत का कार्यभार अपने वफादार गुलाम और सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया। ऐबक ने ही दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार की नींव रखी। 1206 में गौरी की हत्या कर दी गई, जिसके बाद ऐबक ने दिल्ली सल्तनत के पहले वंश गुलाम वंश की स्थापना की। तो दोस्तों, यह था मोहम्मद गौरी का इतिहास। क्या आपको लगता है कि अगर भारतीय राजा एकजुट होते तो इतिहास कुछ और होता? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। इस पीपीटी के नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण कालखंडों में से एक दिल्ली सल्तनत पर विस्तृत चर्चा करेंगे। यह काल 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के राज्याभिषेक से शुरू होकर 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध तक चला। यह 320 वर्षों का इतिहास भारत के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे में बड़े बदलावों का साक्षी रहा है। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम सल्तनत के 5 राजवंशों गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी वंश का विस्तार से अध्ययन करेंगे। हम केवल राजाओं के नाम ही नहीं, बल्कि उनकी प्रशासनिक प्रणालियों, स्थापत्य कला और उनके पतन के कारणों को भी बारीकी से समझेंगे। जैसा कि आप इस तुलनात्मक तालिका में देख सकते हैं, 5 राजवंशों ने दिल्ली पर शासन किया। गुलाम वंश ने नींव रखी, खिलजी वंश ने सबसे कम समय मात्र 30 वर्ष शासन किया, जबकि तुगलक वंश का कार्यकाल सबसे लंबा रहा। लोदी वंश के साथ यह काल समाप्त हुआ। इस ग्राफिकल टाइमलाइन पर नजर डालें। 1206 से 1290 तक गुलाम, फिर 1320 तक खिलजी, 1414 तक तुगलक, 1451 तक सैयद और अंत में 1526 तक लोदी वंश का शासन रहा। यह क्रम अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। गुलाम वंश को ममलुक या इल्बारी वंश भी कहा जाता है।
ममलुक एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न दास। चूंकि इसके प्रारंभिक शासक दास थे, इसलिए इसे यह नाम मिला। इस वंश ने दिल्ली को भारत का केंद्र बनाने में बद्धी भूमिका निभाई। ऐबक सल्तनत के संस्थापक थे। उनकी दानशीलता के कारण उन्हें लाख बख्श और कुरान के सुरीले पाठ के कारण कुरान ख्वां कहा जाता था। उन्होंने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया और कभी भी सुल्तान की औपचारिक उपाधि धारण नहीं की। ऐबक ने इंडो इस्लामिक वास्तुकला की शुरुआत की। उन्होंने दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी, जो सूफी संत बख्तियार काकी को समर्पित थी। इसके अलावा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का अढ़ाई दिन का झोपद्दा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। 1210 में चौगान या पोलो खेलते समय अचानक घोड़े से गिरने के कारण ऐबक की मृत्यु हो गई। उनके बाद उनका बेटा आराम शाह गद्दी पर बैठा, लेकिन वह अक्षम था। अंततः इल्तुतमिश ने उसे युद्ध में हराकर सत्ता संभाली। इल्तुतमिश को सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उन्होंने ही राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया और बगदाद के खलीफा से शासन की कानूनी मान्यता प्राप्त की। उन्होंने भारत को मंगोल नेता चंगेज खान के कहर से भी बचाया। 1215 में तराइन का तीसरा युद्ध हुआ। इसमें इल्तुतमिश ने मोहम्मद गोरी के पूर्व गुलाम ताजुद्दीन यल्दौज को पराजित किया। इस जीत ने गजनी के साथ दिल्ली के सारे संबंध तोड़ दिए और दिल्ली एक स्वतंत्र सत्ता बन गई। प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए इल्तुतमिश ने तुर्क-ए-चहलगानी या दल चालीसा का गठन किया। यह 40 शक्तिशाली तुर्क सरदारों का समूह था, जो शासन के हर बड़े फैसले में सुल्तान के साथ होते थे। मुद्रा के क्षेत्र में इल्तुतमिश का योगदान अतुलनीय है। उन्होंने चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्के चलाए। उन्होंने सिक्कों पर टकसाल का नाम अंकित करने की प्रथा भी शुरू की। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली शुरू की। इसमें राज्य की जमीन को ठुकद्दों इक्ता में बांट दिया जाता था। अधिकारियों को वेतन के बजाय ये इक्ता दिए जाते थे, जहां से वे राजस्व वसूलते थे और अपनी सेना रखते थे। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उनका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा, लेकिन वह विलासी था। सत्ता उसकी मां शाह तुर्कान के हाथ में थी। जल्द ही दिल्ली की जनता के सहयोग से रजिया ने उसे हटाकर सत्ता अपने हाथ में ली। रजिया भारत की पहली और एकमात्र महिला मुस्लिम शासिका थीं। उन्होंने पर्दा प्रथा को छोड़ कर पुरुषों की तरह दरबार में आना शुरू किया। उन्होंने मलिक याकूत को उच्च पद पर नियुक्त किया, जो तुर्क सरदारों को पसंद नहीं आया। भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया ने विद्रोह किया और रजिया को बंदी बना लिया। रजिया ने कूटनीति से काम लेते हुए अल्तुनिया से विवाह कर लिया, लेकिन 1240 में जब वे वापस दिल्ली आ रहे थे, तब कैथल के पास उनकी हत्या कर दी गई। बलभन एक अत्यंत सख्त शासक था। उसने सुल्तान के पद को गरिमापूर्ण बनाने के लिए उसे नियाबत-ए-खुदाई और जिल-ए-इलाही, ईश्वर की छाया, घोषित किया। उसका मानना था कि सुल्तान को निरंकुश होना चाहिए। बलभन ने विद्रोहियों के खिलाफ लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। उसने दल चालीसा को खत्म कर दिया, क्योंकि वे सुल्तान के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे। उसने सेना के लिए अलग विभाग दीवान-ए-अर्ज बनाया। बलभन ने दरबार में ईरानी परंपराएं शुरू कीं। सिजदा यानी घुटनों पर बैठकर सलाम करना और पाबोस यानी सुल्तान के पैर चूमना अनिवार्य कर दिया। उसने ईरानी त्योहार नवरोज मनाना भी शुरू किया। बलभन के बाद कैकुबाद और फिर मात्र 3 वर्ष का क्यूमर्स शासक बना। 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने क्यूमर्स की हत्या कर खिलजी वंश की स्थापना की, जिसे खिलजी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। खिलजी वंश ने भारत में एक नए साम्राज्यवादी युग की शुरुआत की। हालांकि यह वंश मात्र 30 साल रहा, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की नीतियों ने इसे इतिहास में अमर कर दिया। अलाउद्दीन का बचपन का नाम अली गुरशास्प था। उसने सिकंदर-ए-सानी की उपाधि ली क्योंकि वह सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनना चाहता था। जोधपुर अभिलेख में उसकी तुलना देवताओं से की गई है। उसने दिल्ली में पहली बार एक बद्धी स्थायी सेना रखी और सैनिकों को नकद वेतन देना शुरू किया। घोड़ों को दागने, दाग और सैनिकों का हुलिया दर्ज करने की प्रथा भी उसी ने शुरू की।
अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण नीति लागू की ताकि कम वेतन में भी सैनिक गुजारा कर सकें। उसने वस्तुओं के दाम तय कर दिए। दीवान मुस्तखराज नामक विभाग बनाया जो बकाया करों की वसूली करता था। उसने गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़ और मालवा को जीता। 1303 में चित्तौड़ का घेरा और रानी पद्मिनी का जौहर इतिहास की एक अत्यंत चर्चित घटना है। अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर ने दक्षिण भारत को फतह किया। वारंगल अभियान के दौरान ही मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा मिला, जिसे उसने सुल्तान को भेंट किया। गयासुद्दीन तुगलक ने इस वंश की स्थापना की। उसने अकाल से निपटने के लिए सिंचाई के लिए नहरें बनवाईं, जो मध्यकालीन भारत में एक बद्धा कदम था। उसने दिल्ली के पास तुगलकाबाद शहर बसाया। एमबीटी एक महान विद्वान था, लेकिन उसकी योजनाएं समय से आगे थीं। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाना और सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी चलाना उसकी सबसे बड़ी असफलताएं रहीं। फिरोज तुगलक को सल्तनत का कल्याणकारी शासक कहा जाता है। उसने मुफ्त अस्पताल, दासों के लिए अलग विभाग और 300 नए शहर बसाए। उसने अशोक के स्तंभों को दिल्ली मंगवाकर संरक्षित किया। सल्तनत का आखिरी दौर लोदी वंश का था। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर बसाया। अंत में 1526 में पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर इस 320 साल पुराने साम्राज्य का अंत कर दिया। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत ने भारत को एक नई प्रशासनिक व्यवस्था, नई वास्तुकला और एक मिलीजुली संस्कृति दी। धन्यवाद। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।